नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही आपको जानकारी देंगे कृषि स्टार्टअप के बारे में और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, विज्ञान और किसान में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं कुक्कुट पालन के बारे में, या यूं कहें मुर्गी पालन के बारे में। हम सभी जानते हैं देश के अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, जलवायु के अनुसार वहां पर ना सिर्फ अलग अलग खेती की जाती है, बल्कि मुर्गी पालन क्षेत्र में भी अब हमारे किसान आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में नागालैंड की अगर बात की जाए, हम सभी जानते हैं जलवायु के अनुसार यहाँ पर प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा रहती है शरीर को, और उसी के अनुसार मांस की खपत यहाँ ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में मुर्गी पालन क्षेत्र में यहाँ के किसान आगे बढ़ रहे हैं और इनकी मदद के लिए हैदराबाद स्थित कुक्कुट पालन अनुसंधान निदेशालय अलग अलग स्तर पर इस राज्य के लोगों के किसानों की मदद कर रहा है। आइए देखते हैं किस तरीके से यहाँ के किसान अपने स्तर पर अलग ढंग से मुर्गी पालन यानी कुक्कुट पालन में आगे बढ़ रहे हैं। नागालैंड की बड़ी आबादी मांसाहार को पसंद करती है। यही वजह है कि यहाँ मांस और अंडों की भारी खपत है। 16 मान्यता प्राप्त जनजातियों के अलावा नागालैंड में बड़ी संख्या गौण जनजातियों की भी है और ये जनजातियाँ मांसाहार की शौकीन हैं। इतनी शौकीन कि नागालैंड में प्रति व्यक्ति पशु प्रोटीन की खपत देश में सबसे ज्यादा है। समस्या ये है कि राज्य में अच्छी गुणवत्ता वाले पोल्ट्री जनन द्रव्य उपलब्ध नहीं हैं और यहाँ आहार की लागत भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने 40% पशु मीट और उत्पादों की कमी को पूरा करना और सस्ता आहार उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय ने इस चुनौती को स्वीकार किया है। हैदराबाद स्थित इस निदेशालय ने ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में मीट और अंडा प्रायोजन के लिए आहता पोल्ट्री पालन को प्रोत्साहित किया है। खासतौर से वनराज और श्रीनिधि जैसे पोल्ट्री पक्षी विकसित किए गए हैं। ये दोनों पक्षी नागालैंड के जनजातीय किसानों को खूब पसंद आ रहे हैं और उन्होंने इन्हें हाथों हाथ लिया है। खास बात यह है कि पक्षी काफी तेजी से बड़े होते हैं और इनमें मृत्यु दर भी कम है। इनके अंडे भूरे रंग के होते हैं और इनमें अंडा उत्पादन भी दूसरी पोल्ट्री पक्षियों के मुकाबले ज्यादा है। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नागालैंड केंद्र में वनराज और श्रीनिधि जनन द्रव्य का अच्छी गुणवत्ता वाला बीज विकसित कर रहा है। 2017 से 2019 में नागालैंड केंद्र ने अलग अलग विभागों के सहयोग से नागालैंड, असम, मणिपुर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुल 1354 किसानों के बीच 82,647 चूजे वितरित किए। एक दिन की आयु वाले ये चूजे पूरी तरह से विकसित थे। इनके पालन के लिए किसानों को बाकायदा प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही 17 गांवों की पोल्ट्री मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने का फैसला किया। लाभान्वित किसानों में 738 लोग जनजातीय समुदाय से थे। किसानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे अपने पक्षी झुंड में टीकाकरण कराएं। इसके लिए किसानों को पोल्ट्री टीके आपूर्ति करने वाली पशु चिकित्सा फार्मेसी से जोड़ा गया। ज्यादातर किसानों का कहना है कि 3 से 4 माह की उम्र में ही उनके चूजे 2.5 से 3 किलो तक का वजन हासिल करने में कामयाब रहे। इतना वजन हासिल करने पर उन्हें बेच दिया गया। खासतौर से जिन इलाकों में अंडे की ज्यादा कीमत है, वहाँ के किसान अंडा उत्पादन में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने इस काम के लिए मादा पक्षियों को बेचने के बजाय अपने पास ही रख लिया। चुने हुए 17 गांवों के 738 किसानों का शुद्ध लाभ 71,30,000 से भी ऊपर रहा। इस कामयाबी से नागालैंड में और अधिक किसान और पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान पोल्ट्री पालन को अपनाने में लगे हुए हैं। तो देखा आपने, सफलतापूर्वक यहाँ के किसान भी कुक्कुट पालन से जुड़े हुए हैं और अच्छी आमदनी भी ले रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कृषि दर्शन में नजर डालते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी दिसंबर महीने के दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे आपके पशु स्वस्थ और निरोगी रहें। पशुओं को अंतःकृमिनाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से समय समय पर पिलाएं। पशुओं को संतुलित आहार के साथ साथ खनिज मिश्रण प्रतिदिन खिलाएं। बरसीम अधिक खिलाने से पशुओं को अफारा रोग हो सकता है। अफारे से बचाव के लिए बरसीम के साथ सूखा चारा मिलाकर खिलाएं।
पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए उचित प्रबंध करें। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाव का टीका लगवाएं। पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध निकालने और दूध दुहने के बाद थनों को कीटाणुनाशक घोल में डुबोएं। बरसीम फसल को सर्दियों में 15 से 20 दिनों के अंतर पर पानी अवश्य लगाएं। नई फसल में पहला पानी 21 से 25 दिनों पर लगाएं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। कृषि स्टार्टअप में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं झारखंड के संजीत जी के बारे में, जो कि शुकर पालन क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और किस तरीके से ना सिर्फ आज के समय में ये दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं, बल्कि शुकर पालन क्षेत्र की अगर बात की जाए सारी जानकारी इनको है और इसके ज़रिए इन्होंने अपनी आमदनी को भी बढ़ाया है। आइए डालते हैं इस पर एक नज़र। हमारे राज्य झारखंड में सुकर पालन जमाने से होता चला आ रहा है। ये शुरू से ही किसानों की आमदनी का एक मजबूत जरिया रहा है। पहले सुकर पालन चूंकि पारंपरिक तरीके से किया जाता था, इसलिए इसमें मुनाफा कम होता था, परंतु आधुनिकता के इस दौर में विज्ञान के बढ़ते तकनीक तथा नित्य नए अनुसंधान ने सुकर पालन के स्वरूप को भी बदल कर रख दिया। तकनीक के समावेश ने इसमें उत्पादकता तथा गुणवत्ता दोनों को बढ़ावा दिया। इससे जुड़कर आज कई किसान सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ऐसे ही किसानों में से एक हैं आनंद संजीत पूर्ति। झारखंड राज्य के जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड के आनंद संजीत पूर्ति ने पुणे से व्यापारिक प्रबंधन की पढ़ाई की और बैंक में नौकरी भी कर ली। नौकरी में जब उनका मन नहीं लगा तो वो जमशेदपुर वापस लौट आए और स्वरोजगार की तलाश करने लगे। तभी उनकी मुलाकात प्रोफेसर जे सोरेन से हुई, जिन्होंने उन्हें सुकर पालन की सलाह दी और केवीके की मदद से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और सुकर पालन की शुरुआत कर दी। मैंने ये नहीं सोचा कि जॉब को छोड़ने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं कदम आगे बढ़ा रहा था जॉब करने के लिए, लेकिन जॉब के लिए मेरे कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। फिर यहीं अचानक एक दिन शुकर पालन क्षेत्र में प्रोफेसर जे सोरेन, जो कि शुकर पालन के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी हमारे हैं, सदस्य हैं, मैं उनसे एक दिन मुलाकात की तो उन्होंने मुझे शुकर पालन के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा कि नौकरी करना अच्छा है या फिर शुकर पालन करना अच्छा है, तो उन्होंने कहा कि नौकरी में आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप इसमें आप हाथ आजमाते हैं तो आप पूरी रीति से आप उसमें संतुष्ट हो सकते हैं। सुकर पालन की शुरुआत उन्होंने अपनी जमा पूंजी से शुरू की। शुरुआत में इनके पास मात्र 5 मादा सुकर और 1 नर तथा 6 खस्सी थे। उनकी उचित देखभाल नहीं होने के कारण ये सुकर ब्रीडिंग के लायक नहीं थे। इसकी वजह से इन्हें इन सुकरों को बेचना पड़ गया। इसके बाद उन्होंने सुकर पालन के लिए सरकारी सहायता ली। सरकार की सुकर पालन की 6 लाख की योजना में इन्हें 70% का अनुदान प्राप्त हुआ। बाकी राशि की व्यवस्था करके इन्होंने अपने सुकर फार्म को स्थापित किया और इसके बाद पीछे मुड़कर इन्होंने कभी नहीं देखा। यूं तो झारखंड में आमतौर पर लोग देशी नस्ल का सुकर पालन करते आ रहे हैं, परंतु आनंद संजीत पूर्ति ने सुकर पालन का विधिवत प्रशिक्षण लिया और इसलिए उन्होंने अपने फार्म के लिए ऐसी उन्नत नस्ल का चुनाव किया जो कि झारखंड के वातावरण के अनुकूल हो तथा कम समय में जिसकी बढ़वार भी अधिक हो। ऐसे नस्ल के चुनाव से स्वभावतः आमदनी भी बढ़ जाती है।
चूँकि सर मैं केवीके से जुड़ा, उसके बाद फिर मैंने विस्तृत ट्रेनिंग ली। उसी के ज़रिए मुझे इतनी जानकारी हासिल हो गई थी कि देशी से बढ़कर जो रांची वेटनरी कॉलेज और रांची कृषि विद्यालय केंद्र के द्वारा एक नई सुकर की एक नई नस्ल का विकास किया गया, जो कि टेमवर्थ नाम के, जो कि इंग्लैंड का एक नस्ल है, एक शुकर है। उसकी क्रॉसिंग हमारे झारखंड के देसी मादा के साथ कराया गया और उसके फलस्वरूप जो एक नया ब्रीड जो हमें मिला वो TND के रूप में इसे मतलब कि जाना गया। तो TND झारखंड के वातावरण के हिसाब से बहुत ही अनुकूलित है और ये बहुत ही मतलब कि फास्ट ग्रो करता है। कम समय में इसमें बेहतर कमाई की जा सकती है। चूंकि सुकर एक जीव है तथा इनमें बीमारी होना भी लाजमी है और बीमारियों से बचाव का इन्हें खुद तो प्रशिक्षण प्राप्त है ही, साथ ही साथ ऐसी परिस्थितियों में ये जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा वैज्ञानिकों से संपर्क करके सुकरों का विधिवत इलाज भी करते हैं। आनंद संजीत पूर्ति अपने फार्म में नए नए प्रयोग भी करते रहे हैं। इन्होंने काफी सोच विचार और अनुसंधान के बाद सुकरों के रहन सहन की व्यवस्था की है। इन्होंने हवादार जाली की दीवार का निर्माण किया, जिससे सुकरों की मानसिकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः सुकर पालन है ही ऐसा व्यवसाय जिसमें यदि सही नस्ल का चुनाव करके आधुनिक तकनीक से सुकरों का पालन किया जाए तो ये किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी बन जाता है। आनंद संजीत पूर्ति ने इसमें होने वाले लाभ को अच्छी तरह से समझा है और इसे अपनाकर खुद तो कामयाब हो ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इस दिशा में प्रोत्साहित कर रहे हैं। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं लगातार आपके जहन में जो सवाल आते हैं उनके जवाब देते हैं हमारे विशेषज्ञ। आइए देखते हैं आज किन किन सवालों के जवाब दे रहे हैं विशेषज्ञ। सुरेंद्र सिंह पूछ रहे हैं, गांव संबल, जिला चंदौसी, उत्तर प्रदेश से मीठी तुलसी की खेती करना चाहते हैं सर, और पौध कहाँ से खरीदे, साथ ही इसकी बिक्री की जानकारी। मीठी तुलसी की बहुत सी प्रजातियां हैं, लगभग 160 मिलेंगी आपको, और सभी प्रजातियों में तेल की जो मात्रा है वो अलग अलग है। तो आज के परिवेश में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जो कांटेक्ट करती हैं और वही पौध भी उपलब्ध कराती है, वही तकनीक भी उपलब्ध कराती है। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट आया है उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप कंपनी के साथ कांटेक्ट कीजिए, वही आपको पौध भी उपलब्ध करवाएंगे और आपकी जो बिक्री है तुलसी की वह भी सुनिश्चित करेंगे और किस रेट पे वो खरीदेंगे वो भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो मेरा सुझाव ये है, जैसे रामा तुलसी है या पतंजलि है, ऐसी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस व्यवसाय में लगी हैं, तो उनके साथ आप कांटेक्ट कीजिए, वही आपको सारी जानकारी भी उपलब्ध कराएंगे, आपको पौध भी उपलब्ध कराएंगे और आपकी माल की बिक्री भी सुनिश्चित करेंगे। और इसके साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की।
किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं कृषि सुधार के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और इसी कड़ी में हाल ही में नए आए कृषि कानून कृषि सुधार को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके साथ ही जो किसान हैं न सिर्फ अपने अधिकारों को जान रहे हैं बल्कि उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। आइए जान लेते हैं किस तरीके से हाल ही में आए तीनों नए कृषि कानून कृषि सुधार के लिए एक मजबूत स्तंभ साबित होंगे। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। तो ये तो बात हुई नए कृषि कानूनों की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लगातार जिस तरीके से सरकार किसानों को चौतरफा मदद दे रही है, इसी कड़ी में हमने देखा कोरोना काल में भी विशेष परिस्थितियों में भी विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया और इसी में कृषि अवसंरचना कोष का भी प्रावधान रखा गया, जिसका क्रियान्वयन अब शुरू हो चुका है, जिसके जरिए कोशिश की जा रही है किसानों को फार्म गेट पर सुविधाएं दिए जाने की, यानी किसानों को अब तमाम सुविधाएं उनके खेत पर ही मिल सकेंगी। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। लगातार आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से मोबाइल ऐप्स के जरिए भी किसानों को जानकारी दी जा रही है। आज भी इस कड़ी में एक नई मोबाइल ऐप के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं, जिसका नाम है बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप। आइए डालते हैं इसके बारे में नजर। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप। बफेलो रिप्रोडक्शन शैक्षिक मोबाइल ऐप है जिसे ICAR CIRB हिसार द्वारा विकसित किया गया है। बफेलो रिप्रोडक्शन मोबाइल ऐप भैंस मालिकों के लिए ज्ञान प्रदान करता है और स्नातक पशु चिकित्सकों के लिए एक मार्गदर्शिका भी है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों और उत्तरों के साथ
पूरी सामग्री को 7 अलग अलग खंडों में विभाजित करके भैंस प्रजनन के विभिन्न क्षेत्रों पर बुनियादी जानकारी प्रदान करता है। आमतौर पर भैंस में पाए जाने वाली 11 प्रमुख प्रजनन समस्याओं को कवर करने पर विशेष जोर दिया गया है। ऐप वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध है। संपूर्ण ऐप सामग्री में डाउनलोड सुविधा के साथ ऑडियो बैकअप है। और आइए अब कृषि दर्शन में नजर डालते हैं देश की अलग अलग कृषि मंडियों पर और क्या रहे इसमें कृषि जिन्सों के भाव। राजस्थान की मंडियों में गेहूं का भाव। विजयनगर मंडी में गेहूं का भाव 1545 रुपए से 1548 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। लालसोट मंडी में भाव 1500 रुपए से 1706 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उदयपुर मंडी में भाव 1700 रुपए से 1900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं का भाव अलीगढ़ मंडी में 1620 रुपए से 1640 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गाजीपुर मंडी में गेहूं का भाव 1700 रुपए से 1740 रुपए प्रति क्विंटल रहा। लखीमपुर मंडी में भाव 1700 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब चलिए आपको बताते हैं देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। गुरुवार को कोंकण गोवा में कहीं कहीं बरसात के आसार। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना। गुरुवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बारिश की संभावना। लक्षद्वीप में गुरुवार को इक्का दुक्का जगह बारिश होने का अनुमान। शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में इक्का दुक्का जगह बरसात का अंदेशा। शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बरसेंगे बादल। शुक्रवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना। और आइए अब कृषि दर्शन में आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया यानी ट्विटर पर पशुपालन को लेकर क्या कुछ साझा किया गया। खासतौर से खुरपका मुंहपका रोग की अगर बात की जाए तो इसका निदान टीकाकरण से हो सकता है, लेकिन आवश्यकता है जानकारी की। आइए लेते हैं जानकारी। अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। हमारी मेल आईडी है nationalkrishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल सुझावों का भी। फिलहाल के लिए आज कृषि दर्शन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।